चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। हरियाणा जीके का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्ज़ाम में जिसमें से क्वेश्चन आया ही आया है और उम्मीद है आगे भी जितने एग्ज़ाम्स होंगे हरियाणा के उनमें ये टॉपिक कवर करेंगे। कल मैंने बेसिक सी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत की थी। हरियाणा में वन और वृक्ष लगातार बढ़े हैं या घटे हैं? वन बढ़ रहे हैं लेकिन वृक्ष घटे हैं। कितने साल में रिपोर्ट आती है? 2 साल। 17 के बाद 19 में आई, 19 के बाद 21। कायदे से 23 की रिपोर्ट आनी थी लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अब हम जो आंकड़े पढ़ेंगे वो सबसे करंट में जो अवेलेबल है उसके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कितने ज़िलों में अपने में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? हाँ, हरियाणा की जब बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं 3 चीज़ों की। एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक होते हैं हमारे रिजर्व। ठीक है, रिजर्व एरिया। अब हमारे हरियाणा में कोई बहुत बड़ी ज़मीन जंगल तो है नहीं, तो इसलिए नेशनल पार्क के नाम पे हम बस 2 का नाम लेंगे। एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर का, जो इतना छोटा है कि पहले वो पक्षी विहार था। अब बोलना कम है, सुनना ज़्यादा। इतना छोटा है कि पहले पक्षी विहार था। 1971 में एक आदमी था जिसका नाम था सलीम अली। सलीम अली को ना मुस्लिम है, अली से नाम, तो बहुत बचपन से इंटरेस्ट सब पक्षियों को देखने में। उनके मामा नाना के घर जब जाते तो सब भाई बहन तो बैठ के बातें करते, वो अपने वहाँ भी जाके पक्षियों को देखते रहते कि यहाँ कैसे अलग पक्षी हैं, मेरी दादी के घर कैसे अलग है, मेरे घर कैसे अलग हैं। तो इंटरेस्ट बढ़ते 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 जब जवान हुए तो पढ़ाई कर ली पक्षियों के ऊपर, और जो पक्षियों की पढ़ाई करते हैं उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो ये जो बने वो बने ऑर्निथोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्होंने ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का विज्ञान पढ़ा और फिर फेमस हो गए। उस ज़माने में इतना अलग हटके कौन ही सोचता था। इतने प्रसिद्ध हुए कि देश की पीएम इंदिरा गांधी भी इनको बाय नेम जानती थी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इन्होंने 1971 में, जैसे बहुत सारा देश में काम चल ही रहा था, इन्हीं के नाम पर हमारे हरियाणा में सुल्तानपुर एक गांव पड़ता है, गुड़गांव में। उसके पास एक छोटी सी झील थी और उसके आसपास बहुत ज़्यादा कीकर के पेड़ थे। तो आप सब जानते हो हमारे गांव में कीकर तो नॉर्मल बिना किसी केयर के भी बढ़ जाती है ना। बबूल कीकर कोई कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए, ऐसे कहावत है। आम कहाँ से फल कहाँ से। तो बबूल को बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, कीकर तो अपने आप उग जाती है। इसको ना पानी की ज़रूरत, ना केयर की ज़रूरत, ना कोई बीज डालना पड़ता, अपने आप। तो यहाँ इस इलाके में बहुत बढ़िया कोई ज़मीन नहीं थी, वेटलैंड था। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिसमें से अपने आप पानी बाहर आता रहता है। आप ना इसमें घर बना सकते, ना बिल्डिंग बना सकते, ना कोई आप यहाँ पे कोई खेती कर सकते, क्योंकि फसल का पानी सूखना भी तो चाहिए ना। अब जैसे धान है, पूरे साल हम देखते हैं धान जब भी जुलाई में लगता है बहुत पानी चाहिए, लेकिन जब कटता है धान तब तो सूखा चाहिए, पानी में थोड़ी ना धान पक जाएगा। इसका मतलब ऐसी कोई फसल नहीं है कि जिसमें लगातार खड़ा पानी चल जाए। तो ना तो इन खेतों में, इस एरिया में कुछ खेती कर सकते, ना यहाँ हम बिल्डिंग बना सकते। तो ये वेस्ट है एक तरह से, वेटलैंड। लेकिन ये धरती पर है, बहुत सारी है, और ये इकोलॉजी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ये मान लो। तो ये कहा भाई क्या करें यहाँ, तो इसको पक्षी बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ, इस मौसम में आने स्टार्ट होते हैं। अब नवंबर आ गया ना, जा रहा है, ये लगा लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बहुत ज़्यादा पक्षी आप देख सकते हो। एक तो चंडीगढ़ की लेक में सुकना झील जिसे कहते हैं, और एक हमारे हरियाणा की सुल्तानपुर में। यहाँ सारे जितने पक्षी अलग अलग आएंगे ना, इनमें सबसे फेमस है साइबेरिया की सारस, साइबेरियन क्रेन कह देते हैं। बहुत लंबी लंबे से पैर होते हैं उस पक्षी के, भारी भरकम सा होता है। वहाँ साइबेरिया, रशिया का ऊपरी हिस्सा, बहुत ठंड पड़ती है इस मौसम में, वहाँ असहनीय ठंड पड़ने लगती है। तो पक्षी भी कितना समझदार है, वहाँ से पूरे के पूरे झुंड में उड़ना शुरू हो जाते हैं। कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके अब यहाँ वो आ चुके। और आपको पता होगा जब पक्षी उड़ते हैं, हाँ, तो वी शेप में उड़ते हैं ना, एक आगे लीड करता है, बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। तो ये इतनी दूर माइग्रेटरी बर्ड्स में आता है साइबेरियन क्रेन का नाम। ये हमारे नेशनल पार्क में आती है। नेशनल पार्क बाद में बना, पहले पक्षी विहार था। 1971 में पक्षी विहार बना और 20 साल बाद नेशनल पार्क बन गया।
अगर पेपर में 1991 ना मिले तो 1989 भी मिल सकता है। विकिपीडिया पे चेक करना, दोनों हैं। HSSC ने अपने पेपरों में हर बार माना है 1991 को, तो हम दोनों को मान लेंगे। 89 भी ठीक है, 91 दोनों आ गए तो 91 टिक करना। पहली प्रायोरिटी 1991 को देना, ना मिले तो 1989। अब मान लो आए ही ना, 87, 86, 85, 89 आ गया, फिर क्या टिक करोगे? 89। लेकिन अगर 91 के आसपास सारे हैं तो फिर 91 पे पहुंच जाना, 91 अगर दिया है तो। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कुछ ज़्यादा एरिया नहीं, गुड़गांव की इतनी महंगी ज़मीन है तो बहुत बड़ा एरिया तो होगा नहीं। तो ये मान लो जितना वेस्ट एरिया था ना, बस उसके आसपास के एरिया को वाइल्ड लाइफ से पहले पक्षी विहार बनाया, फिर नेशनल पार्क बना दिया। दूसरा नेशनल पार्क हमारा अभी बना था, जब तुम लोग या तो बहुत छोटे थे, 1-2 साल के, तब बना था। इसके बाद तुम जवान हो गए, तुमने कोई नेशनल पार्क बनता नहीं सुना। ये दूसरा और हरियाणा का लास्ट नेशनल पार्क था कलेसर, यमुनानगर के पास बहुत सारे जंगल हैं। उन जंगलों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक को कह दिया नेशनल पार्क, एक को कह दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों एक ही हैं, जगह भी एक ही है, ज़िला भी एक ही है। यमुनानगर में सड़क के किनारे जब आप जाओगे हिमाचल यूके उत्तराखंड की तरफ, तो आप देखोगे यहाँ पर पूरा सड़क के किनारे पूरे का पूरा एरिया लश ग्रीन फॉरेस्ट है, ऐसे पूरा कवर्ड है। आपको फील भी नहीं होगा कि आप हरियाणा में हैं, ऐसा लगता है किसी हिल स्टेशन पर हैं। इतना सुंदर पूरा भरा हुआ है हरियाले पेड़ों से। यहीं पर इसी में से एक एरिया को कह देते हैं ये नेशनल पार्क है, और एक एरिया का नाम रख दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नेशनल पार्क हमारा, अगर इसको मान लें, ये मान लें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये नेशनल पार्क उस जो अपना गुड़गांव वाला है ना छोटा, उससे तो बड़ा है काफ़ी, क्योंकि एरिया भी तो बड़ा है ना भाई, गुड़गांव का टोटल एरिया भी तो कम है। तो ये नेशनल पार्क हरियाणा के बड़े नेशनल पार्क में काउंट होता है। यहाँ पे एक खास बात यह है, सबसे ज़्यादा यहाँ पेड़ मिलता है साल, तो साल के वृक्ष की बहुलता है, अधिकता है। यहाँ कहते हैं अंदर एक पेड़ है सिंदूर का भी, सिंदूर जो वो लाल सा, बहुत लोग देखा होगा ना आप लोगों ने, माता के दरबार इन सब में मिलता रहता है, उसमें जो चढ़ावा लेके जाते हैं, तो उसमें सिंदूर, ये सिंदूर पेड़ से, पेड़ के किसी पार्ट को पीस के बनता है। तो हमारे हरियाणा में सिंदूर का पेड़ एकमात्र कहाँ मिलता है? कलेसर। यमुना पे कलेश होता है तो इसका नाम क्या है? कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क बाद में बना। तो 2 ही नेशनल पार्क हैं, पहले एक पक्षियों का था, फिर बन गया वो नेशनल पार्क, और एक अपना कलेसर में। तो उसको देखें तो 1991, इसको देखें 2003, यानी बाद में कौन सा बना? कलेसर। बड़ा है कलेसर यमुनानगर वाला, छोटा है और पुराना है सुल्तानपुर। वहाँ कौन से पक्षी वहाँ ज़्यादा आते हैं? अभी हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि 2021 में इस सुल्तानपुर वाले को नेशनल पार्क कह लो, इसको वेटलैंड कह लो, इसको रामसर साइट्स में शामिल कर लिया। हरियाणा की 2 साइट को इंटरनेशनल लेवल पर रामसर साइट में शामिल किया गया। मैंने कल भी बताया था, भिंडावास सुंदर झील और पक्षियों के लिए, और एक सुल्तानपुर झील सुंदर नहीं है लेकिन पक्षी यहाँ भी बहुत हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हो गए नेशनल पार्क। कल मैंने आपको 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाई थी, कितने जिलों में थी? 6। ऊपर से स्टार्ट कर दो। पंचकुला में 2, एक खोल ही रहतान वीर शिकारगढ़, यमुनानगर में एक कलेसर, कुरुक्षेत्र में एक छिलछिला, सिरसा में एक अबूब शहर, रेवाड़ी में नाहर, और झज्जर में 2 खापड़वास और भिंडावास। अगर ज़िले कहें तो 6 और वाइल्ड लाइफ कहें तो 8। अब बात करें रिजर्व्स की, कंजर्वेटिव एरियाज़ हैं ये, तो 2 एरिया, एक कैथल में पड़ता है और एक जींद में। क्या कैथल और जींद आसपास हैं? बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के 2 पैर बताए थे ना हमने, कैथल और करनाल, और फिर उनसे टच था जींद, यानी एक कैथल एक जींद में। एक का नाम है बीरबारा जो जींद में है, और कैथल वाले का नाम है सरस्वती या सोनसर जंगल। हरियाणा में बहुत ज़्यादा जंगल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हरियाणा में को तुमसे पूछे कि बड़े जंगल, तो तुम कहोगे 3 जंगल हरियाणा में बड़े कहलाते हैं। सबसे पहला हमारा बड़ा जंगल कौन कहलाता है? कलेसर। कलेसर में ढेर, अभी मैंने बनाया ना 2 तरफ इसके पेड़ ही पेड़। दूसरा था मोरनी, मोरनी हिल्स जिसे आप कहते हैं पंचकुला, और तीसरा ये सोनसर। सोनसर का ही नाम क्या है? सरस्वती। और ये कहाँ पड़ेगा? कैथल। मोरनी हिल्स पंचकुला, कलेसर यमुनानगर। तो ये हरियाणा के टॉप सबसे ज़्यादा बड़े फॉरेस्ट कवर एरिया हैं। हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है, कभी हमने बहुत ज़्यादा शेर, हाथी या इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी। फिर भी हम लोगों ने हाथी के लिए 5 एकड़
4.9 एकड़ या 5 किले बोल दो, 5 किले जमीन हमने एक तरह से छोड़ रखी है खाली। यमुनानगर में एक गांव पड़ता है बनसंतौर, बनसंतौर, यहाँ की जमीन हमने खाली छोड़ रखी है 5 एकड़। हाथी पुनर्स्थापना और इस तरह का केंद्र बना रखा है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमारे यमुनानगर के इस कलेसर से 2, एक यूके का और एक एचपी का नेशनल पार्क अटैच्ड हैं। हमारा एक जो ये है ना कलेसर, इससे सिंभलवाड़ा ये हिमाचल प्रदेश का और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का, 2 बड़े हैं ये, एक संभलगढ़ हो गया, सिंभलगढ़ लिखते हैं, और एक राजाजी। इन दोनों की बाउंड्री टच है हमारे वाले से। हाथी को नहीं पता कि अब मैं हरियाणा में जा रहा हूँ या गूगल मैप में ये हरियाणा दिखता है, वो तो घूमता घूमता कहीं भी जाएगा। मान लो कभी कोई हाथी चोटिल हो जाए, जख्मी हो जाए, हमारे यहाँ आ गया, तो हमने अपने यमुनानगर का 5 एकड़ का एरिया कि कभी ऐसा गलती से कोई हाथी वाथी आ गया तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए केंद्र है। हमारे यहाँ टिकेगा नहीं हाथी, क्योंकि वैसे जंगल जैसे उसको चाहिए वो नहीं है, और हाथी आप जानते हैं झुंड में रहने वाला जानवर है। 5 एकड़ में हाथी का झुंड कैसे रहेगा? तो हमने तो बस एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर ले रखा है कि गलती से कभी घूमते घुमाते सिंभलगढ़ से या राजा जी से आ गए तो हमने पुनर्स्थापना कि यहाँ 2-4 आदमी उसकी केयर कर लेंगे, फिर वापस वहीं पहुंचा देंगे। हमने को बहुत बड़ा अरेंजमेंट हाथियों के लिए नहीं कर रखा। पर क्योंकि यमुनानगर में गन्ना सबसे ज्यादा है और आप जानते हैं गन्ना फेवरेट फूड होता है हाथी का, तो हो सकता है हाथी कभी घूमते घूमते अपने दल से बिछड़ जाए और हमारी तरफ चला है, तो हमने उसकी सेफ्टी के लिए कितने एकड़ जमीन? 5 एकड़। ये सिर्फ एक जगह कर रखी है, बनसंतौर, जिला यमुनानगर में। कल ये बातें हमने थोड़ी सी कर ली थी। हमारे यहाँ जू बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकते, जंगल ही नहीं है, 3 है, BRP, भिवानी, रोहतक, पीपली। पीपली मतलब कुरुक्षेत्र, इनमें बड़ा सिर्फ रोहतक का है, और ये भी क्या बड़ा है, 44 एकड़ का। 44 एकड़ में जानवर इतने कितने घूमे? जानवर को तो जंगल चाहिए ना बड़ा। उस हिसाब से देखें तो हमारे पास ज्यादा कुछ ना तो नेचुरल है ना ही हमने बना रखा। इन सीटू पढ़ा था ना हमने, नेचुरल जिसमें जंगल थे, और एक्स सीटू जो हमने डेवलप किया। तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ये 3 जू बना रखे हैं, जिनमें सबसे बड़े को हम कह रहे हैं बहुत बड़ा है, 44 एकड़ का। इससे दिल्ली को कंपेयर करो तो उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं होगा ये। उस हिसाब से हमने ज्यादा काम नहीं कर रखा। हरियाणा में ज्यादा जानवर है नहीं, लेकिन फिर भी हमने हिरन के लिए भी पार्क बना रखा है, डियर पार्क 2 बना रखे हैं। इसके नाम में ही छिपे हैं, एक हिसार में और एक रोहतक में। रोहतक के महम में, जहाँ का 24 चबूतरा फेमस है। तो हरियाणा में 2 डियर पार्क है, लेकिन मेन डियर पार्क हमारा हिसार में है। हिसार, हरियाणा ने अलग होते ही डियर पार्क अपना अलग कर लिया था। 1970 में हमने हरियाणा का बड़ा डियर पार्क या बड़ा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिरण उद्यान बना लिया था। रोहतक के महम में है, छोटा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी कम है। मेन अगर कहेंगे तो क्या टिकर क्या हो गया, हिसार। 2 हमारे पर्यावरण के अदालतें हैं, न्यायालय हैं, एक जहां आबादी ज्यादा और एक जहां कलेश हुआ था, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं किताब से, फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसको अब मैं फिर अगले साल 25 के एंड में कराऊंगी, तो ये अब जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें यही काम आएगा। देखो जरा पेज नंबर नेशनल पार्क का 101 पर है, 101 पर हरियाणा में वन और वन्य जीव। कल मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया था, क्या था उसमें, पलामू। कहाँ है पलामू? झारखंड। तब कहाँ था? बिहार। वहां से लॉन्च किया था। 2 आदमियों के नाम बताना, एक टाइगर गुरु था, टाइगर गुरु फतेह सिंह राठौड़, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। ये बहुत बार आते हैं। चलो हरियाणा में वन और वन्य जीव पर आ जाओ। यहीं ऊपर लिख लो इस टॉपिक में, जहां ऊपर जगह है ना पेज नंबर वगैरह, लिखो प्रोजेक्ट टाइगर। 1 अप्रैल 1973 लिख लो फटाफट से। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973। ये जीके में कहीं भी मिल जाएगा, एसएससी में, एचएसएससी में, कहीं किसी भी एग्जाम में, टीचिंग में भी। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। यहीं लिखो फर्स्ट डायरेक्टर, इसके हेड कौन थे, पहले महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? कैलाश संखाला। लिख लो उस आदमी का नाम, कैलाश संखाला। कैलाश संखाला मैंने सामने भी लिख दिया, यहीं ब्रैकेट पे कर लेना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। ये इसके हेड थे, किस प्रोजेक्ट के?
प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट 1973। पीएम कौन रही होंगी? इंदिरा गांधी। 70s में बहुत काम किया हमने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी बनाए। इसी में लिखो फतेह सिंह राठौड़, टाइगर गुरु फतेह सिंह, ये आईएफएस अधिकारी थे, फतेह सिंह राठौड़, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में बड़े अफसर थे ये, उस जमाने के यूपीएससी क्रैक करके गए हुए आदमी, फतेह सिंह राठौड़। इसके सामने लिखना टाइगर गुरु, तो दो हो गए, एक टाइगर मैन ऑफ इंडिया और एक टाइगर गुरु, दोनों इंपॉर्टेंट आदमी हैं। यहीं लिख लो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर, हरियाणा में वन और वन्य जीव। क्या मैंने तुम्हें 3 जिले बताए थे जहां जंगल ज्यादा मिले हैं? बताओ सबसे ज्यादा। उसकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। अगर ज्यादा की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? पंचकुला। ये बहुत लंबे समय तक रहेगा भी नंबर 1, क्योंकि इसके कितने % पर? 43। इसके बाद 10.9, 10.6, 9 पॉइंट वाले है ना, तो इसका मतलब बहुत लंबा गैप है। 10 वाला कूद के एकदम 43 थोड़ी ना बन जाएगा। अभी अगले कम से कम 10, 15, 20 साल तक नंबर 1 कौन रहने वाला है? और आगे भी यही रहेगा, क्योंकि इसकी आबादी थोड़ी है, जंगल ज्यादा। क्या बहुत ज्यादा जहां आबादी है वहां जंगल ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। तो फिर इसलिए इसका नंबर 1 ही रहना है, बहुत लंबे समय से है। सेकेंड कौन था? यमुनानगर, 10 पॉइंट कितने पर था ये? 9 के आसपास। थर्ड पे कौन था? फरीदाबाद, कितने पर था ये? 10.6 पर। उसके बाद था गुरुग्राम 9 पॉइंट पर, 9% के आसपास ना। ये लिखना नहीं है तो लिखा हुआ रिपोर्ट में, सिर्फ समझाने के लिए। बताओ कम में हमने क्या पढ़ा था? सबसे कम है पलवल में, फिर है पानीपत में, फिर है फतेहाबाद में। हमने प याद किया, लेकिन प्रतिशत में थोड़ा पलट देना। प्रतिशत सबसे कम फतेहाबाद, फिर जींद और फिर पलवल। अगर हम प्रतिशत करें 0.73, 0.13 और 1%। इसको आज रिपोर्ट को किताब से भी पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले तुम किताब में रिपोर्ट ही पढ़ लो, फिर पढ़ाती हूँ। पेज 104 पर देखो, उससे बहुत सारी चीजें, फिर आंकड़े पढ़ना आसान लगता है जब रिपोर्ट समझ में आती है। क्या बेटा? हाँ, ये 2-3 बस, ज्यादा नहीं। देखो इसमें रिपोर्ट में लिखे हैं सब ये। पेज 103 पर है, बल्कि नीचे देखो 103 पे, लेकिन हमारे काम का नहीं है, दिया तो है, हमारे काम का नहीं है। हरियाणा वन रिपोर्ट 2021, हम 21 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ 104 पर। तो बेटा अब तुम्हारी किताब पुरानी होगी ना, अब अगले साल जो किताब आएगी उसमें अगली रिपोर्ट आएगी। हर साल जब बदलेगी किताब, कोई बात नहीं। जिसकी पुरानी है उसको ज्यादा चिंता नहीं करनी, बस 2-3 आंकड़े बदल लेना। 2 आंकड़े तो सेम है, फर्स्ट सेकंड तो हमेशा सेम है, थर्ड में बदलाव आया। जो नई किताब है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आंकड़े बेटा नए आएंगे, जब भी पेपर होगा तो उस टाइम के करंट के आएंगे। इसमें देखो, शांति से सुनना वरना समझ नहीं आएगा टेबल। तुम्हें इस टेबल में सबसे पहले लास्ट लाइन देखनी है, बिल्कुल लास्ट लाइन। उस लास्ट लाइन में सबसे पहले ऊपर फरीदाबाद को सर्कल लगा लो, 10.6 फरीदाबाद को 10.6। उसके बाद इसमें सर्कल लगाओ, 15वें नंबर पर आ जाओ। देखो रैंकिंग लिखी है 15वीं, पंचकुला 43%, 15वें नंबर पर पंचकुला मिला। ठीक है, पंचकुला टिक कर लो, 43%। सर्कल लगा लेना जितना बोल रही हूँ। ऊपर 10 पे सर्कल लगाया यहाँ। अब बिल्कुल नीचे आ जाओ, यमुनानगर है लास्ट में, 10.9 सर्कल लगा लो। तुमने 3 सर्कल लगा लिए, 43%, 10.9 और ऊपर 10.6। कौन था ये 10.6 वाला? फरीदाबाद। अब इसमें गुड़गांव को ढूंढना, उस पे भी सर्कल लगाना। गुड़गांव 5वां नंबर देखो, 9 पॉइंट। पहले बेटा एक टाइम पे ये तीसरा था, लेकिन अब ये क्या है? चौथा। किसने इसको रिप्लेस कर दिया? फरीदाबाद। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकता है जिला। भाई कोई कार्यक्रम चलाया, 1000 पेड़ लगा दिए, किसी ने फिर 2000, बढ़ गया नंबर। लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, फर्स्ट सेकंड दोनों बराबर। लेकिन अब देखो थर्ड और सेकंड में चेंज कितना कम है, एक 10.9 और एक 10.6, यानी थर्ड वाला अब सेकंड भी आ सकता है। कौन है थर्ड पर? धीरे धीरे ग्रोथ कौन कर रहा है? फरीदाबाद। क्या ये चारों समझ में आ गए? फर्स्ट कितना प्रतिशत? 43, 10.9, 10.6 और 9। पहला पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। अब इसमें कम देखेंगे, ऊपर से दूसरा करो फतेहाबाद,
सर्कल लगाओ 0.73, ये सबसे कम में फर्स्ट है 0.73। इसके बाद 8वें नंबर पर जींद देखो 0.83, जींद मिल गया, जींद 0.8वें नंबर पर है। इसके बाद बिल्कुल इसमें पलवल देखो 14वें नंबर पर है, पलवल 1%, 14th पर है 1%। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख लो इनके आगे, 0.73 फर्स्ट, 0.83 जींद सेकंड और 1% पलवल थर्ड। प्रतिशत में पलवल थर्ड है और टोटल एरिया में पलवल फर्स्ट, क्योंकि इसके पास सबसे कम जंगल हैं, सबसे कम। इसमें 6 टिक मार्क करने थे, बल्कि हमने 7 कर लिए। 7 समझ में आए? टॉप के 3 बोलना, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। कितना कितना? 43, 10.9, 10.6, 9%। कम प्रतिशत 0.73, 0.83 और 1। कौन है ये 73? फतेहाबाद, 83 जींद और 1 पलवल। ठीक है, अब तुम आओ, इसकी एक लाइन है देखो, अति सघन लिखा है, अति सघन। ऊपर देखो हेडिंग्स में अति सघन मिला। हाँ, थर्ड लाइन है ये, नाम के बाद सेकंड, अति सघन। ध्यान से देखो, सब 0 0 0 0। पंचकुला पे आ जाओ, पंचकुला 15वें नंबर पर है, 6 लिखा है, इसको सर्कल लगा लो। सिर्फ 2 जगह है अति सघन वन, या तो पंचकुला या यमुनानगर। पंचकुला में कम है। लास्ट में आ जाओ, यमुनानगर 22। टोटल कितने वर्ग किलोमीटर पर अति सघन है? 22 और 6 कितने हुए? 28। 28 वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा में बहुत ज़्यादा सघन वन है, सिर्फ 28 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 में से अति सघन कितने पर है? 28, जिसमें से 26 किसका है? 22 किसका है? और 6 किसका है? तो पंचकुला में अति सघन कम है, अति सघन ज्यादा है यमुनानगर में। बस ये 2, बाकी सब में तो 0 ही है। ठीक है, इस हाँ, ज्यादा घने, डेंस फॉरेस्ट। हाँ, इसके बाद आ जाओ नीचे, कुल योग पे ध्यान दो। कुल योग 44,212, ये तो हमारा एरिया लिखा है, अंडरलाइन कर लो। हरियाणा का एरिया 44,212। इसमें अति सघन को अंडरलाइन करो, 28। 28 किन 2 जिलों में बटे हुए हैं? 2। मेन यमुनानगर, पंचकुला में कम, उसमें सिर्फ 6, इसमें 22। इसके बाद इसमें एक टिक करना, 1603 लिखा है देखो, कुल वन क्षेत्र 1603। कल मैंने 1603 डिवाइड करके बताया था, कल मैंने 3328 कुछ बताए होंगे ना, 3028 बताए थे ना। ठीक है, अभी कुछ मत लिखो, ये सब आगे पॉइंट्स में लिखा है। अगर तुम्हें टेबल समझ में आ गया तो पॉइंट्स तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस टेबल में क्लियर हो गई सारी चीजें। 7 हमने सर्कल लगाए हैं, अति सघन में 2 सर्कल लगाए, टोटल एरिया देखा। अब आओ पहले पेज पर, अब रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब अब लिखित में है। पहले पहला पॉइंट देखो, 1966 में वन क्षेत्र हमारे पास सिर्फ 3.9 था, यानी टोटल 4% भी नहीं था। देश कितने परसेंट की बात करता है? 33। हमने अपना बनाया 20, लेकिन अब हम कह रहे हैं हम 10 कवर कर लें, बहुत है। हम 3.9 से आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी हम 7 पे नहीं पहुंचे। टारगेट है 10 का, तो अभी भी मेहनत करनी है। ये टिक कर लो। जब हरियाणा अलग हुआ तो हमारे पास टोटल 3.9 कवर्ड एरिया था, जंगल वन सब कुछ मिला के। वर्तमान में 6.8 कर दिया, बढ़ तो गया, पहले से बढ़ गया 6.8। पहले कितना था जब अलग हुए थे? 3.9। हमने क्या बढ़ाया होगा? हमने कोशिश तो की वृक्ष की, लेकिन वृक्ष काटे ज्यादा है। वनाच्छादन की उबड़ खाबड़, जहाँ जंगल हैं। कैसे बढ़ सकते हैं बेटा जंगल? आदमी तो बढ़ने नहीं देंगे, सरकार नीतियां बना देती है। जैसे सरकार ने अलग होने के बाद 3 तरह के जंगल बना दिए। एक को कह दिया आरक्षित वन, एक को कह दिया संरक्षित वन, और एक को कह दिया अवर्गीकृत वन। इससे बढ़ते हैं जंगल। अवर्गीकृत यानी जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड, की पता नहीं कहाँ क्या कितने जंगल हैं पता ही नहीं है। ध्यान से सुनना। अब आरक्षित को रिजर्व कहते हैं। कोई भी आदमी सरकार की बिना परमिशन के यहाँ एंट्री भी नहीं कर सकता। हरियाणा मिला, अलग हुआ, एक एरिया को कर दिया कि भाई इस एरिया में कोई भी आदमी बिना सरकारी परमिशन के, लेटर के घुस नहीं सकता। अगर उसने यहाँ एंट्री की विदाउट परमिशन तो उसके ऊपर केस बनेगा। और तुम्हें पता है वाइल्ड लाइफ के केस में निकलना बड़ा आसान नहीं होता है। अभी पीछे ये नहीं फंस गया था एलविश यादव,
याद है तुम्हें? तो कहते हैं ये वाइल्ड लाइफ के केस, हाँ, तो ये इसी में तो बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ में ही है ये सारे प्रोटेक्शन एक्ट में। जंगल के पेड़ काटना, जंगली जानवर का शिकार करना, कुछ इस तरह की प्रजातियों को नुकसान पहुंचाना। सलमान खान चिंकारा के केस में ऐसे ही तो फंसा था। जिस जगह आपकी एंट्री बैन है, आप किसी की परमिशन लेके भी वहाँ, किसी नॉर्मल आदमी की परमिशन से वहाँ कोई नहीं जा सकता। सरकार के लिखित दस्तावेज आपके पास हैं तो आप वहाँ अलाउ होंगे। इसका मतलब इनको कभी कोई काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा कोई कैसे, ये तो आरक्षित हैं। और हरियाणा का लगभग 15% हिस्सा हमारा आरक्षित है, इनमें किसी की कोई एंट्री नहीं है। बहुत कीमती चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे कोई वन का उत्पाद, कोई मेडिसिनल प्लांट, मान लो कोई हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन जैसे साउथ में, कर्नाटक में ना चंदन के पेड़ वगैरह है, यहाँ नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आरक्षित वन की लकड़ी की कीमत ज़्यादा होती है। सरकार चाहे जैसे इस्तेमाल करे, आप और मैं नहीं इस्तेमाल कर सकते। कितने % वन है इसे? 15। संरक्षित में क्या है, सरकार से परमिशन ले लो और यहाँ पर मानव कुछ गतिविधियाँ कर सकते हैं। जैसे कुछ एरिया में अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ विद परमिशन आप चरा सकते हैं। कुछ अगर फालतू का कोई पेड़ आंधी में गिर गया तो आप विद परमिशन उसकी लकड़ियों को काट के ले जा सकते हैं, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आसपास जो वही फॉरेस्ट ऑफिसर बैठता ही है, वहाँ आप लिखित में दे दो तो वो भी कहते हैं ठीक है जंगल साफ हो जाएगा, ले जाओ, हमें क्या करना है। ये एक पत्ता भी नहीं ले जाने देंगे। यहाँ से आपको टूट गया ना पेड़ तो टूटा रहेगा, तुम्हें नहीं हाथ लगाना, चाहे वो गले सड़े खराब हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि किस इलाके का है। संरक्षित में हम पूछ के काम कर सकते हैं और सबसे बड़ा इलाका इसी का है। ये लगभग 74% हिस्सा संरक्षित है। तो सरकार इतनी पागल तो है नहीं कि सारे को खत्म करवाएगी। कुछ कंडीशंस के साथ वो कहते होगा ठीक है यहाँ पे ये काम कर लो, लेकिन ऐसा मत करना। यानी आधी सरकार की और आधी जनता की चल जाती है मिलजुल के। किस इलाके में? संरक्षित। अवर्गीकृत में सरकार ने फ्रीडम दे रखी है, ना कोई गिनती, ना कोई लिखत, ना कोई पढ़त। कोई यहाँ से पेड़ काटो, कोई लकड़ियाँ ले जाओ, कोई आग लगाओ, कोई पूछता नहीं है, जैसे कार्यवाही नहीं करते। तो बहुत सारे गांव में देखा नहीं, बाहर जो एक कीकर के छोटे मोटे पेड़ होते हैं, कितने गांव के लोग लकड़ियाँ ले जाते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन कुछ पेड़ तुमने देखा उन पर गिनती लिखी होती है, अगर वो कोई काट ले तो बेटा केस बनता है और उस केस से जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाता आदमी। जुर्माना देना है, सजा भुगतनी है। वो सब किस में गिने जाते हैं? या तो आरक्षित या संरक्षित। संरक्षित में आप अगर काटोगे ना पेड़ तो परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें भी स्ट्रिक्ट रूल हैं। हाँ, उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने किसके हैं। 10% लगभग 9.75 ये आपका अवर्गीकृत है। यानी 10% जंगल ऐसे हैं जिसमें कोई लकड़ियां काट लो, कोई वहाँ पे गाय भैंस चरा लो, को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी से पूछना, ना कोई परमिशन लेनी। आपके गांव के आसपास का इलाका ऐसा ही है। आपके गांव में ये आरक्षित और संरक्षित का इलाका ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन शहरी इलाकों में देखो आपको आरक्षित और संरक्षित दोनों तरह के हैं। पूरे ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा संरक्षित हैं। जिनकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, वो हैं अवर्गीकृत। और दूसरे कौन से बताए? आरक्षित। 74% संरक्षित हैं, 15-16% के आसपास आरक्षित हैं, और जो अवर्गीकृत हैं लगभग 10% के आसपास। पढ़ो अभी ये देखो, इसमें पॉइंट आगे क्या कहते हैं। तो 1966 में 3.9%, वर्तमान में कितना है? 6.8%। राज्य की वन नीति हमारी अपनी राज्य की के अनुसार 20% होने चाहिए, लेकिन हरियाणा ने कह रखा है ठीक है चाहिए वहीं पड़ा रहेगा, हमें कितने करने हैं? 10%। अपना टारगेट 10 रखो। कितना अचीव कर लिया? 6.8 के आसपास, कहीं कहीं 6.9 भी लिखा है। 7 के करीब पहुंच गए। कितनी दूर रह गए? बस 3। हम 20 को टारगेट मान ही नहीं रहे। ठीक है कह रखा है 20 होना चाहिए, लेकिन हम 10 को टारगेट मान रहे हैं। आगे पढ़ना। हरियाणा के कुल भूभाग के 10% वनों के विस्तार का लक्ष्य है। तो हमने अपना लक्ष्य कितने % पर रखा? 10। देश कहता है 33। हरियाणा ने अपनी 2006 में कहा था 20, लेकिन फिर हरियाणा अपने आप को जानता भी तो है, तो हमने कहा 20 दिखाने के लिए लिखा है। हमें कितना टारगेट है हमारा? 10। तो हमारा काम है 10 के लिए, लिखित में हमारा 20 है, देश ने कह रखा है 33। अगले पर आ जाओ, एक पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला। राज्य में कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन, आच्छादन मतलब भरा हुआ, वन से भरा हुआ और वृक्ष से। जैसे तुम्हारे गांव के आसपास का इलाका वनाच्छादन है या वृक्षाच्छादन है? हर गांव के आसपास बाहर की तरफ पेड़ है ना बहुत सारे, वो वृक्षाच्छादन है बेटा। वनाच्छादन है ना, प्रॉपर वन होते हैं। जैसे कलेसर है, ये वृक्षाच्छादन है या वनाच्छादन है? सोनसर का जंगल, पहाड़ियाँ, सब वनाच्छादन है। पढ़ो। तो इन दोनों को मिलाकर अंडरलाइन करना। तुम्हारी बुक में अगर 3003 लिखा है तो इसके ऊपर लिख लो 3028। ये प्रेजेंट का आंकड़ा है।
3028 लिख लेना। अगर 3003 है तो, और उससे भी कम है तो छोड़ दो उसको, नया लिख लो 3028। हर टॉपिक के लिए किताब नहीं बदलनी होती, किताब पुरानी ही चलती रहेगी, बस आंकड़े बदलने हैं। 3028 लिख लो सबसे नया, बाकी सब छोड़ दो। आगे पढ़ो, ये राज्य का कितना परसेंट है, टिक करो 6.8%। इसमें वनाच्छादन, अगर तुम्हारी बुक में 1598 लिखा है तो इसको छोड़ दो। वृक्षाच्छादन 1415 लिखा है तो इसको भी छोड़ दो। यहाँ लिख लो, वृक्षाच्छादन के पास लिख लो, ये अब 1425 है, जहाँ 1415 लिखा है वहाँ 1425, 1425। और जहाँ लिखा है ना 15 कुछ लिखा है, 1598 या जो भी, वहाँ लिख लो 1603। वन के पास अपने हाथ से 1603 लिख लो, और वृक्षों के पास 1425। इन दोनों को ऐड करके देखना, दोनों को जोड़ दो, 3028 आएगा। आ गया समझ में? बताओ एक कितना है, 1603, और एक कितना है 1425। दोनों को ऐड किया तो 3028। कितने परसेंट थे जब तुम अलग हुए थे? 3.9। आज हमने कितना कर लिया, 6.8। हमने वृक्ष और वन को इकट्ठा कर दिया तो 3028, और बांट दिया तो 1603 एक और 1425 एक कर देना। अगर तुम 3003 याद रख लोगे और ये 3028 प्लस एक कोई याद कर लो, बाकी माइनस कर देना, तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें आ जाओ, हरियाणा वन रिपोर्ट 2021। पहला पॉइंट टिक करो, वनाच्छादन 1603। अब ये नया है, इसी को याद करना, 1603 को, ये वन है। भौगोलिक क्षेत्र, बेटा पुराना है तो अपना चेंज कर लो ना, बार बार ये हर बार नहीं बताना। 1603 कर लेना, 1603। आगे पढ़ो, भौगोलिक क्षेत्र का कितना है ये, 3.6। सिर्फ वन की बात कर रहे हैं, टोटल हमारा 6.8 है, उसमें से वन कितना है, 3.6। अब इसमें नीचे आ जाओ, कितनी तरह के वन है, टिक करो वनों का वर्गीकरण। पहले संरक्षित, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, नहीं ठीक बोला था, ठीक है। आरक्षित 15%, तो इन्होंने लिख ऐसे रखा है, मैंने बताया था पहला आरक्षित फिर संरक्षित, कोई बात नहीं, परसेंटेज मेन है, टिक कर लो। संरक्षित 74%, आरक्षित 15%, या 16 भी मान सकते हैं, 15.9 है तो कोई नहीं, 15-16 कुछ भी मान लेना। अवर्गीकृत 9.75। किसकी कोई लिखत पढ़त कुछ जरूरत नहीं है, कहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं चलना, कोई अप्रोच नहीं चलनी, और कहाँ लिखवा के काम चल जाएगा। संरक्षित ज्यादा हिस्सा किसका, संरक्षित का, जहाँ परमिशन से काम कर सकते हैं, जहाँ बिल्कुल काम नहीं होगा आरक्षित, जहाँ पूछने की भी जरूरत नहीं है वो अवर्गीकृत। ये टिक कर लो, लिख लो संरक्षित के पास विद परमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज, विद परमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानव क्रियाकलाप संभव है लेकिन पूछने के बाद, परमिशन के बाद, विद परमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज। आरक्षित में लिखो, क्या लिखोगे, हाँ नो एंट्री, बस तुम्हें ही समझना है ना, नो एंट्री लिख लो, कोई मतलब ही नहीं वहां जाने का, नो एंट्री जोन है ये। इसमें किसी की ना लिखत ना पढ़त ना परमिशन, यहाँ डीसी की भी नहीं चलेगी, इस पे केस बनेगा सीधा। कौन से वाले इलाके पे, आरक्षित। कितना परसेंट है ये, 15.9 या 16 कह लो, एक ही बात है। अगले पे आ जाओ, अवर्गीकृत, ये तो खुला है, कोई कुछ भी, यहाँ पेड़ काटो, किसी की बकरियां चरे तो कोई नहीं, ये फ्री जोन तरह का है कि भैया जिसका जो मन करे वो यहाँ खेती वेती कर सकते हैं। अब आ जाओ, राज्य में वृक्ष आच्छादन जो पेड़ हैं 1425, क्या ऊपर तुमने लिखा था ये, हाँ टिक कर लो। वृक्षाच्छादन 1425, कुल का ये 3.2। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचकुला, टिक कर लो। अब ये तुम्हें एरिया बता रहे हैं, तुम तो प्रतिशत पढ़ के आए थे ना पीछे, ये एरिया बता रहे हैं, टिक कर लो। पंचकुला में 392 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला तुम्हें याद है, एरिया छोटा सा है ना, सेकंड छोटा, पहला छोटा कौन, फरीदाबाद। उस दूसरे छोटे में लगभग आधा हिस्सा तो इन्होंने जंगल से भर रखा है, कितने परसेंट, 43%। ये टिक कर लो, 392। यमुनानगर का 192, काफी गैप आ गया, 192 और 392 200 का गैप हो गया। ये कितने परसेंट पर था, 10.9 पर, वो कितने पर है, 43% पर। नेक्स्ट टिक करना, गुड़गांव 113 वर्ग किलोमीटर। क्या गुड़गांव का अगर प्रतिशतता देखें तो फरीदाबाद से कम थी या ज्यादा, हाँ। अब देखो ध्यान से सुनो, अब चीज फिर से थोड़ी चेंज कर रही है।
अगर कहें एरिया में नंबर 1 तो किसका नाम लोगे? पंचकुला। सेकंड यमुनानगर। एरिया में नंबर 1 गुड़गांव, लेकिन जब प्रतिशतता करेंगे ना तो फर्स्ट सेम रहेगा पंचकुला, सेकंड भी सेम रहेगा यमुनानगर, पर थर्ड की प्रतिशतता आएगी फरीदाबाद की। फरीदाबाद का एरिया भी तो छोटा है, अरावली के जंगल, पहाड़ियाँ। तो अब ये पेपर में गड़बड़ करोगे। अगर पूछें एरिया वाइज बताओ तो थर्ड नंबर पर है गुड़गांव, भाई एरिया किलोमीटर वाला, और कहें प्रतिशतता तो थर्ड नंबर पर है फरीदाबाद, वहां गुड़गांव है चौथा। छोटी छोटी बातें ही परेशान करेंगे एग्जाम में अगर नहीं समझी तो। नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला। अब ये एरिया में न्यूनतम गिन रहे हैं, तो पलवल महज 13 वर्ग किलोमीटर, कितना छोटा सा एरिया इसका, सबसे कम। और पानीपत 16 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद 18। तुम्हें ये 16-18 याद नहीं करने, तुम्हें प फ याद रखना है। सबसे कम पलवल, सेकंड पानीपत, तीसरा फतेहाबाद। एक का याद कर लेना 13, फिर 16-18 तो ना भी याद करो चल जाएगा। अब आ जाओ प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन, अंडरलाइन करो पंचकुला, कितने परसेंट? 43। यमुनानगर 10%, फरीदाबाद 10.6, लिख लो यहाँ 10.6। फिर गुड़गांव भी लिख लो 9%। गुड़गांव और फरीदाबाद में नंबर बदल देना, एरिया पूछे और प्रतिशत पूछे तो आंसर बदलेगा। गुड़गांव 9%। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वन वाले जिले। सबसे कम प्रतिशत कहाँ? फतेहाबाद, कितना? 0.73, जींद 0.83 और पलवल 1%। इन चारों में वहां पे परेशान मत होना। अगर कहें एरिया के टॉप 3 बताओ, पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव। प्रतिशतता में बताओ, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, क्योंकि वो 10.6 था और वो 9% था। कम वाले बताओ टोटल एरिया में, पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। प्रतिशतता में बोलो, फतेहाबाद, जींद और पलवल 0.73, 0.83 और 1%। वैसे वो 13 था, 16 था और 18 था। चलो अगले पे आ जाओ, सिर्फ पढ़ना है ये। 2019 की तुलना में 21 में वन आवरण, वन बढ़े हैं वृक्ष घटे हैं, टिक कर लो, वन आवरण में 1.04 वर्ग किलोमीटर की, जबकि प्रतिशत में 0.01% की वृद्धि। वनों का एरिया बढ़ा है। दूसरा टिक करना, 19 की तुलना में 21 में वृक्ष आवरण की कमी हुई है, टिक कर लो, वृक्ष कम। इसका मतलब पेड़ हमने काटे ज्यादा हैं, वनों को क्षति कम पहुंचाई, तो वनावरण बढ़ गया, वृक्षावरण पहले से घट गया। ज्यादा फर्क नहीं आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। नेक्स्ट टिक करना, कुल सघन वन बताओ कितने थे? हाँ, डेंस ना, बहुत ज्यादा घने, 28। बताओ कहाँ कहाँ थे? 22 यमुनानगर और 6 पंचकुला। यहाँ लिख लो, यमुनानगर 22, 6 पंचकुला, और तो सब में 0 थे। YN 22, पंचकुला 6, टोटल 28 ही तो थे, 28 लिखे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये सिर्फ पढ़ना है। कुल घने या मध्यम सघन वन, अब सारे याद नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ लो, 445 सिर्फ पढ़ने हैं ये। खुले वन 1130, कुल झाड़ियाँ टिक कर लो, लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लगभग। इसमें सबसे ज्यादा झाड़ियां पहले थी एक टाइम पर गुड़गांव, लेकिन अब महेंद्रगढ़ प्लस मेवात। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, यहाँ लिख लो बल्कि झाड़ियों वाले में MG प्लस मेवात या नूहू, MG प्लस मेवात। ये आंकड़े हर दूसरे साल बदल जाते हैं। पिछले साल जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने गुड़गांव का नाम पढ़ा था सर्वाधिक झाड़ियों में, अब नहीं है। अब किसका नाम है? महेंद्रगढ़ और मेवात का। नेक्स्ट पढ़ना, सर्वाधिक सघन वन वाले, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यमुनानगर और पंचकुला। कितने वर्ग किलोमीटर? 22 और 6, लिख लो बेशक इसके ऊपर, 22 वर्ग किलोमीटर और 6 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पढ़ लो, सर्वाधिक मध्यम, सिर्फ पढ़ना है, मध्यम सघन पंचकुला यमुनानगर। खुले वन पंचकुला भिवानी, सिर्फ पढ़ने थे ये। झाड़ियों वाला टिक करना, सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले महेंद्रगढ़ और नूहू। पहले कहाँ थी? पहले गुड़गांव, अब नहीं है गुड़गांव। सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि जिसने की है, पहले से ज्यादा बढ़ा लिए, वो है कैथल और सिरसा। लेकिन टॉप में तो इनका नाम ही नहीं आया। टॉप में 4 में किसका नाम आया? पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। अगर प्रतिशत आया तो फरीदाबाद आगे है, और अगर टोटल एरिया आया तो गुड़गांव आगे है। लेकिन उनमें ना पहले भी थे, पिछली रिपोर्ट में भी थे। जिसने 2 सालों में वृद्धि की है वो है कैथल और सिरसा। बाकियों के मुकाबले इन्होंने वृद्धि ज्यादा की। ऐसे पूछते हैं किन दो ने वृद्धि ज्यादा की, कैथल और सिरसा।
सिरसा का अबूब शहर याद है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कैथल का ये सोनसर सरस्वती वाला, तो दोनों जंगल भी तो है ना इससे। इसके बाद पढ़ लो, न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि हुई है गुड़गांव में और भिवानी में। भिवानी और गुड़गांव में सबसे कम जंगल बढ़े हैं। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ बढ़े, या तो कैथल या तो फिर सिरसा। सिर्फ पढ़ना है ये। हरियाणा का कुल वन कार्बन ये है 10,232 टन। ऐसे कोई रट्टा मारने वाली बात होती है, बस पढ़ लिया 10,232 आ गया तो टिक कर देंगे। वन कार्बन का मतलब बेटा जिसके कारण कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, गर्माहट बढ़ रही है। नेक्स्ट टिक करना, वृक्षारोपण का पहला काम हमने किया था हरियाणा में, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसमें पहली बार पेड़ लगाए गए, तो क्या नाम था प्रोजेक्ट का, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। वन नीति टिक कर लो, 2006 में घोषित की गई। कितने परसेंट की बात करती है वन नीति, 20%। लेकिन हमें पता है 20% नहीं, हम कितने के बैठे हैं, 10। कितने तक पहुंच गए, 6.8। कितना टोटल एरिया, 3028, जिनमें 1603 हमने एक कर लिया, 1425 हमने एक कर लिया। सबसे ज्यादा जंगल के टॉप 4 जिले हमारे हैं, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। अगर प्रतिशतता पूछें, वैसे पूछें तो गुड़गांव तीसरे नंबर पर। कमी की बात करें तो फ, लेकिन प्रतिशतता की बात करें तो फतेहाबाद, जींद और पलवल। सबसे ज्यादा वृद्धि की है कैथल ने और सिरसा ने, और कमी रही है भिवानी में और गुड़गांव में। चलो तो ये टिक कर लो, राज्य वन नीति 2006। नेक्स्ट टिक करना, हरियाणा की 2 पर्यावरण की अदालतें, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। विशेष अदालत एक बार कैंप कोर्ट करनाल में लगा था, 1998 लिखा है, मुझे 1988 याद है, इसको मैं देख लूंगी एक बार। नेक्स्ट टिक करना, चौधरी देवीलाल इनके नाम पे रुद्राक्ष वाटिका हर्बल नेचर पार्क, बहुत बड़ा एक एरिया डेवलप किया गया, रुद्राक्ष वाटिका। ये चूहरपुर गांव यमुनानगर में 2003 में। तो पूछ लेंगे हरियाणा में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका कहाँ है, इसको बहुत लोग टिक कर देंगे सिरसा, क्योंकि चौधरी देवीलाल वहीं के थे। लेकिन कहाँ है ये, यमुनानगर में। यमुनानगर में पेड़ों की संख्या कम है या ज्यादा, सेकंड ज्यादा है, कितना परसेंट, 10.9। लेकिन इसके पीछे पीछे 10.6 भी आ गया, कौन, फरीदाबाद। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, राज्य में हरियाणा सामुदायिक योजना वनों के लिए शुरू की गई। टिक कर लो, हरियाणा सामुदायिक योजना, ऐसा लग रहा है समुदाय, ये वनों के लिए थी। नेक्स्ट, हरियाणा की वन योजना का नाम हर घर हरियाली योजना है, कि हर घर में हरियाली पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में जांटी या खेजड़ी, कल मैंने बताया था ना, ये हरियाणा का चंदन कहलाता है, बहुत गर्मी को सहन कर सकता है, गर्मी में भी इसके पत्ते टूटते नहीं है, बल्कि इसकी सब्जी बनती है, इसकी छोटी छोटी बीन्स टाइप की फलियां लगती हैं इस पे। टिक कर लो, खेजड़ी नामक वृक्ष हरियाणा का चंदन वृक्ष, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का चंदन। जांटी या खेजड़ी ये उस बेल्ट में है जो राजस्थान से टच है, या तो दक्षिणी या तो पश्चिम। नेक्स्ट टिक करना, सिर्फ पढ़ लो, हरियाणा वन विकास निगम बना था 1989 में, सिर्फ पढ़ना था ये। हरियाणा में वन विभाग में पहली बार एक लेडी आई थी, देश की पहली, अमरिंदर कौर। पुरानी बात हो गई, अब तो 9 साल पुरानी बात हो गई है। बागवानी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्लस्टर पद, क्लस्टर समझते हो, एक एरिया, जैसे हरियाणा का एक एरिया है फतेहाबाद सिरसा साइड, यहाँ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से मौसमी की जो प्रजाति है ना उसके फलों पर। जैसे ये कीनू आता है ना, अब कीनू आएगा, कीनू के बेटा कई कई एकड़ में बाग लगा रहे हैं, तो क्लस्टर योजना है कि वहाँ पे कीनू खट्टे फल बढ़िया उत्पादन देते हैं, वहाँ की मिट्टी बढ़िया है, इसे कहते हैं क्लस्टर, कि किसी एक खास एरिया में कुछ खास ज्यादा पैदा हो सके। तो ये टिक कर लो, क्लस्टर पद्धति, फलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बागवानी है ये क्लस्टर। नेक्स्ट, राज्य में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, कैथल। इसने पेड़ भी बढ़ाए हैं ना, सबसे ज्यादा पेड़ किसने बढ़ाए, कैथल और सिरसा। सबसे ज्यादा चावल की जो किस्में पैदा करता है ना वो भी कैथल है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे जो पूछे गुरुद्वारों का शहर वो भी कैथल है, और नवग्रह कुंड की काशी यादव वो भी कैथल है। ये टिक कर लो, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कैथल में। लिख लो चावल की किस्में ज्यादा, तो चावल में बार बार चाहिए पानी, तो इसमें ट्यूबवेल सबसे ज्यादा, चावल की किस्में सर्वाधिक। नेक्स्ट, कम नलकूप है यहाँ पर पंचकुला। यहाँ कम नलकूप क्यों लगाने पड़े, यहाँ बेटा इतना ज्यादा जंगल है, पेड़ है, पहाड़ियां हैं। कितने % जंगल है, 43। आबादी सबसे कम, तो खेती ज्यादा करनी है कम करनी है, कम करनी है। तो जब खेती कम करनी है तो क्यों तुम ज्यादा ट्यूबवेल लगा के छोड़ोगे, तो कम ट्यूबवेल कहाँ लगाए, पंचकुला, ज्यादा कहाँ लगाए, कैथल में। नेक्स्ट टिक करना, राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण का अधिनियम बना था 1972।
इसमें संशोधन कर 91 से शिकार पर प्रतिबंध। क्या तुमने 91 में नेशनल पार्क भी बनाया था? यहाँ लिख लो फर्स्ट नेशनल पार्क, तभी बंद कर दिया। फर्स्ट नेशनल पार्क सुल्तानपुर, तभी तुमने कह दिया अब के बाद कोई शिकार भी नहीं कर। वैसे भी यहाँ कौन से जानवर भागे फिर रहे हैं, कुछ है भी नहीं यहाँ, फिर भी हमने एक भाई देखा देखी कि चलो सब कर रहे हैं हम भी। शिकार पर प्रतिबंध कब से लगा रखा है? 1991 से। नेक्स्ट एक कर लो, सुल्तानपुर पक्षी विहार का पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार। कौन है सलीम अली? ये साइंटिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, पक्षी वैज्ञानिक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। टाइगर गुरु कौन है? फतेह सिंह राठौर। आगे टिक करना, इसकी खोज करने का श्रेय पीटर जैक्सन, माइकल जैक्सन का नाम है पीटर जैक्सन, अंग्रेज था, घूमते घूमते आया, उसने देखा अरे सुल्तानपुर में बढ़िया पक्षी आते हैं, उसने बनवा दिया ये। तो पीटर जैक्सन ने बनवाया ये। अगला पॉइंट लिखा है राज्य का सबसे बड़ा, सबसे काट दो, सबसे बड़ा बिल्कुल नहीं है, राज्य का बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कलेसर। सबसे बड़ा बेटा अबूब शहर है, लिख लो यहाँ, सबसे बड़ा अबूब शहर सिरसा। सिरसा में पेड़ों में वृद्धि हुई है ना? किन दो में वृद्धि हुई है? कैथल और सिरसा। कहाँ कमी आई है? भिवानी और गुड़गांव, गुड़गांव और भिवानी में। नेक्स्ट टिक करना, भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। किसमें शामिल हो गया अब ये? रामसर साइट में। रामसर ईरान का शहर है, उसकी साइट में। नेक्स्ट, पंचकुला मोरनी में चीड़ के पेड़ हैं और करनाल में ढाक या पलाश। कहा था ना ढाक के 3 पात, हमेशा एक साथ है ना, ढाक के 3 पात, तो ये एक जैसा रहना। करनाल में है ढाक के पेड़ और चीड़ के कहाँ हैं? पंचकुला के मोरने। चीड़ के पेड़ वैसे भी पहाड़ों में ही मिलते हैं, इस ढाक को ही पलाश कहते हैं। लास्ट पॉइंट टिक कर लो, हरियाणा वन नीति 2006, ये तुम्हारा बालिका वर्ष भी था बेटा, यही वाला लिख लो यहाँ। और इसी साल हम लोगों ने ना अपनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी, बीपीएस, भक्त फूल सिंह यूनिवर्सिटी, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उत्तर भारत की। लिखते चलो ये बीपीएस, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006, 6 लिखा है, इसी के ऊपर लिख लो। बालिका वर्ष भी था ये हमारा हरियाणा का बालिका वर्ष। नेक्स्ट टिक करना, ये क्या कहता है? 20% पर वन होने चाहिए, किंतु राज्य के केवल 3.59% पर ही वन क्षेत्र हैं। और वन में वृक्ष मिला दोगे तो वन में वृक्ष मिला प्लस कितना हो जाएगा? 6.8, लिख लो यहाँ, प्लस वृक्ष 6.8%। और टोटल पूछे तुमसे एरिया तो कितना है? 3028, 1603 एक है, 1425 एक है। अच्छा बुला दो, ठीक है बेटा, चलो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, ये अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड होते हैं वर्गीकरण, अनक्लासिफाइड जिसकी कोई गिनती ना हो, अनक्लासिफाइड। बेटा एक बच्चा आया हुआ है जिसका किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, हम भी, अच्छा ये तो